आम आदमी का जीवन किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ होता है। उसमें भी वो जहाँ निवास करता है, उसकी बुनियादी सुविधाएँ उसके लिए उसका ज़रूरी हक होती है और वो जो समस्याएँ होती हैं, वो प्रमुख रूप से उसके जीवन में 2-4 होती रहती हैं। लेकिन इन समस्याओं को बड़े स्तर पर आपको देखना है, तो आप राजधानी जयपुर के ईस्ट क्षेत्र में आ सकते हैं, जहाँ पे जो गोनेर रोड है, यहाँ एक बड़ी समस्या दिनों-दिन गहराती जा रही है। ये समस्या है सीवर की। सीवरेज की ये जो समस्या है, ये लंबे समय से चली आ रही है। दरअसल यहाँ सीवरेज सुविधा ही नहीं है और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, उन पर उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, उनकी उपलब्धताएँ हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ये स्पष्ट कर चुका है कि बुनियादी सुविधाएँ किसी भी क्षेत्र में लागू की जा सकती हैं। दरअसल जो जयपुर ईस्ट क्षेत्र है वो इकोलॉजिकल दायरे में आता है और इसका एक मामला एक जनहित याचिका इसकी कोर्ट में लंबित है। इस सीवरेज समस्या को लेकर जयपुर ईस्ट के एक युवा समाज सेवी, एक जनसेवक लंबे समय से लगातार इसके हक में प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हाल ही 11 सितंबर को उन्होंने एक ईमेल भेजकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है। ये कितना बड़ा, कितना संवेदनशील मामला है कि एक युवा अपने लोगों के हक में कोई डिमांड करता है और उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए पीएमओ, सीएमओ, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद सभी को लेटर्स भेज चुका है, घर घर हस्ताक्षर अभियान चला चुका है। और दूसरी बात, जब कहीं से भी उन्हें किसी तरह की सहायता मिलती नहीं दिखी, तो उन्होंने राष्ट्रपति को एक ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते तो मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। मामले की गंभीरता को हमें समझना होगा। हालांकि इस मामले में घर घर हस्ताक्षर अभियान और सीवरेज की डिमांड को ध्यान में रख करके स्थानीय विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने इस मामले को हाल ही विधानसभा में उठाया था और वे लगातार पिछले 2-3 बार उन्होंने इस मामले को पहले भी उठाया है और उन्होंने जल्दी आश्वासन भी दिया था। मीडिया ने इसने भी डॉक्टर कैलाश वर्मा से इस बारे में बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही इस मामले पर काम करने जा रहे हैं और जल्दी इसके संदर्भ में सकारात्मक प्रयास दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि मसला गंभीर है, किसी ने इच्छा मृत्यु मांगी है, तो इस पर बात होना जरूरी है। ये इच्छा मृत्यु मांगने वाले युवा हैं अशोक जांगिड, जो कि आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार। मीडियन एज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार जांगिड़ हूँ। और इससे पहले भी जिसके ऊपर अभी रवि जी ने जो बताया कि घर घर हस्ताक्षर अभियान में किस तरीके से कितना संघर्ष किया और कहाँ तक बात पहुँच चुकी है, और हमारे जो विधायक साहब है माननीय डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, उनका क्या सहयोग रहा है, इन्होंने अभी सारा वीडियो की स्टार्टिंग में इन्होंने बताया। और इच्छा मृत्यु का मांगने का मतलब यह है कि हम एक प्रशासन को और जो जनप्रतिनिधि है, साथ ही साथ ये बात राष्ट्रपति महोदय तक भी पहुंचे कि क्या एक सीवरेज लाइन की डिमांड को लेकर क्या कोई इच्छा मृत्यु भी मांग सकता है। इसी संदर्भ में मैं राष्ट्रपति महोदया को मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो मेरे पत्र को पढ़े। उसमें अगर उनको लगता है कि इसमें कोई समाधान हो सकता है तो उसको करवाए, अदरवाइज मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करें, जो कि मेरा हक है। और मैं अगर कहूँ, मैं और मेरी टीम अब तक पूरे 5 महीने से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली जब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पीएमओ और सीएमओ सब जगह तक हम उठा चुके हैं इस मुद्दे को। लास्ट फाइनली जो सोर्स हमें मिला, मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। अब मुझे ये करना था कि मुझे इसमें इच्छा मृत्यु चाहिए, और वो इच्छा मृत्यु सिर्फ हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति महोदया ही दे सकती। तो उनको हमने ईमेल के माध्यम से भी पीएमओ सीएमओ को भी वो भेजी है हमने, और पत्र के माध्यम से भी रजिस्ट्री करवा के उसको भेजा है। एंड धन्यवाद आपने सिवरेज लाइन के मुद्दे को और ये घर घर हस्ताक्षर अभियान को आपके चैनल पे प्रमुखता से जगह दी। और रवि जी, थैंक यू सो वेरी मच। अशोक जी, मीडिया ने लगातार जन सरोकार से जुड़े मामले उठाता रहता है और चूंकि आपने इच्छा मृत्यु जैसी चीज एक सीवरेज लाइन के लिए मांगी है, जो कि एक संवेदनशील मामला भी है, दूसरी बात आपकी गंभीरता को प्रदर्शित करता है और सबसे प्रमुख बात यह है कि ये प्रशासनिक उदासीनता को भी प्रदर्शित करता है कि राजस्थान सरकार में जो
राजस्थान सरकार की बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे जेडीए की बात हो, यहाँ का जो प्रशासन है वो आपके इस मसले पर ध्यान नहीं दे रहा है, इस क्षेत्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप अब तक क्या कर चुके हैं, कौन कौन से स्टेप्स आजमा चुके हैं कि आपको इस स्तर पे जाना पड़ा कि आपने राष्ट्रपति महोदय को ही पत्र लिख दिया? रवि जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि अगर मैं बात करूं इस मैटर के अंदर, तो अब तक एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से, एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी किस तरीके से अपनी डिमांड को आगे तक रख सकता है, वो सारी चीजें मैंने कर चुका हूं। क्योंकि हमें लगता है वो टीवी के अंदर भी दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे भी ये चीजें दिखाई जाती है कि एक सुना भी होगा आपने डायलॉग कि जो सरकारी आदमी होता है वो पूरे लाइफ टाइम उसकी जो सर्विस होती है जब तक रहता है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास ओनली 5 साल का कार्यकाल होता है। उस 5 साल के कार्यकाल के अंदर हम पॉलिटिशियन के पीछे जाएं या जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं उनके पीछे जाएं। इस घर घर हस्ताक्षर अभियान से एक बहुत बड़ी जो हकीकत है वो भी सामने आई है दोस्तों। वो है कि हम ये सोचे हैं कि राजनीतिक लोग ही हमारा काम करना नहीं चाहते, उन्होंने अटका रखा है। ये गलत है। हमने इस घर घर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमने उनको भी आजमाया है जो प्रशासनिक अधिकारी की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो इससे संबंधित अधिकारी है उनको भी हमने इस अभियान के माध्यम से आजमाया। आप सोचिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी के पास एक पीएमओ से लेटर आता है, कंपनी से सीएम सेक्रेटरी के वहां पे लेटर आता है, वो लेटर चल के जेडीए और नगर निगम और उसके बाद में उसका रिप्लाई दिया जाता है। और रिप्लाई के अंदर क्या आता है कि हमारे पास बजट का अभाव है। क्या मैंने वो लेटर, ये उस लेटर के अंदर ये जवाब मांगा था मैंने कि आपके पास बजट है नहीं है? आपने उसमें लिख के दिया। बार बार 400 साढ़े 400 लेटर हमने पीएमओ सीएमओ भेजे, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। और अभी भी इतने पड़े हुए हैं, इतने पड़े हुए हैं लेटर कि मैं उनको अगर भेजने लगूंगा तो वहां पे अंबार लग जाएगा। इतने लेटर पड़े हैं, 15,000 के समथिंग लेटर अभी मेरे पास पड़े हैं। तो आप सोचिए, जब वहां से इस तरीके का रिप्लाई आ रहा है, प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का रिप्लाई दे रहे हैं, जबकि करना क्या चाहिए था, उनको करना चाहिए था एक लेटर उनको पीएचडी डिपार्टमेंट में और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वहां पे उनको लिखना चाहिए था इस तरीके की डिमांड आ रही है, इसके लिए आप बजट के लिए हमने लेटर लिखा है और इसका जैसे कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। ये उसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से बताया उसको कि वहां पे मुझे लगा कि अब जो कहते हैं ना कि लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन चुका है कि आज के डेट में एक छोटी सी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, जब तक रोड जाम नहीं हो जाए या जब तक किसी की सरकार, जो हमारी सरकारी संपत्ति उसको नुकसान न पहुंचा दे, या हम किसी विधायक या किसी सांसद या किसी के अगेंस्ट ना चले जाए, जब तक काम होता ही नहीं है। तो ये घर घर हस्ताक्षर अभियान उसी चीज का एक उदाहरण भी था। अगर ये सारी चीजें होती शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में भी एक मैसेज जा सकता है कि रोड जाम करने से ही नहीं होता। अगर आप संवैधानिक तौर पे जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उस तरीके से भी आप आपकी डिमांड रखते हैं तो काम हो सकता है। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि उस तरीके का जो हमारा अभियान था वो अब कहीं ना कहीं जाके उम्मीद कम बची है उसकी कि प्रशासनिक अधिकारी इसके ऊपर कुछ कर पाएंगे, या अभी जो हमारे विधायक साहब उन्होंने जो लेटर लिखा था उससे थोड़ी बहुत हमें उम्मीद है कि ये आगे हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें देखा, क्योंकि इतने सारे लेटर उनका रिप्लाई एक ही, लेकिन ये अच्छी चीज ये हुई है कि कम से कम जेडीए ने और सरकार ने ये माना तो सही कि इस क्षेत्र के अंदर सीवरेज लाइन की जरूरत है। जब तो उन्होंने बोला है कि बजट होगा तो हम प्राथमिकता पे आपका कार्य कराएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने बजट लाने के लिए क्या क्या किया है। तो सवाल उठता है बिल्कुल। यहाँ से। फिर मैंने सोचा कि अगर जब हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हुए बलिदान दे देते, सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, जी। तो क्या मैं मेरे इस क्षेत्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ इसके लिए क्या मैं बलिदान नहीं दे सकता हूँ? और मैं ही नहीं, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हर क्षेत्रवासी को, हर पूरे देशवासी को, जहाँ जहाँ पे इस तरीके से मुद्दे चलते हैं, अगर आप आपके क्षेत्र के लिए जान देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं उससे प्यार किया है और उसको बेनिफिट के लिए आपने वहां पहुंचाने के लिए, उस क्षेत्र को आगे अग्रणी रखने के लिए आपने अपना बलिदान दिया, जो हर किसी भारतीय चाहता है कि होना चाहिए। अशोक जी, इससे पहले मैं बात जानना चाहता हूँ कि निजी तौर पर आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या उनको पता है कि आप किस स्तर का एक अभियान चला रहे हैं और आप कहाँ तक ये बात पहुंचा चुके हैं? दूसरी बात
क्या आप अपने परिवार को बता चुके हैं कि आपने इच्छा मृत्यु की डिमांड की है? रवि जी, आपने बहुत सेंसिटिव सवाल पूछ लिया है। और हकीकत यह है कि मेरे परिवार को सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि घर घर हस्ताक्षर अभियान में साइन हुए हैं जो सीवरेज लाइन के लिए है। मेरे परिवार के जो मेरे फादर है, मदर है, जी। ठीक है, साथ में मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे, और 2 भाई हैं, उनके भी 2-2 बच्चे हैं और शादी हो चुकी है। जी। तो एक तरीके से मैं कहूँ कि फैमिली कंप्लीट है और भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। अगर मैं ये चीज़ नहीं भी करूँ तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कि प्रायोरिटी मेरी ये है। सब कुछ है, भगवान का आशीर्वाद है, सब कुछ है और ज़रूरत नहीं है मुझे ये सारा करने की, लेकिन एक जज़्बा है, करना है, करना है, करना है। आपने बात करी कि फैमिली में पता है नहीं है, तो ये बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ कि इच्छा मृत्यु और प्लस इसके बारे में पता नहीं है। आप सोचिए, किसी की माँ, जब उसके माँ को पता चलेगा जी। कि मेरा बेटा भूख हड़ताल पे बैठ रहा है, मेरा बेटा भूख हड़ताल पे बैठ रहा है, उसके फादर को पता चलेगा कि मेरे बेटे ने 3 दिन 4 दिन से खाना नहीं खाया है, उसके 2 बच्चे हैं, अगर बच्चों को पता चलता है, जो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बिटिया मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरे बिना एक तरीके से मैं अगर घर पे हूँ तो खाना नहीं खाती है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जब उनको पता चलेगा मैं भूख हड़ताल पे बैठूँगा तो उनके इमोशंस क्या होंगे और मैं उनको क्या जवाब दूँगा मुझे पता नहीं है, कि मैं उनको जवाब भी दे पाऊँगा, मैं उनसे नज़रें भी मिला पाऊँगा इस चीज़ के लिए कि मैं एक छोटी-सी चीज़ जो सीवरेज लाइन की डिमांड है उसके लिए मैं भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ। हो सकता है मेरी जान भी चली जाए, हो सकता है कि मेरा परिवार क्योंकि मेरे परिवार का अगर स्तंभ की बात करूँ तो बड़ा मैं ही हूँ और बहुत उम्मीदें हैं मेरी फैमिली को मेरे से, तो एक तरीके से मैं उनसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ये कर रहा हूँ। अब आती है इच्छा मृत्यु की बात। सर, जिस दिन ये पता चला कि इच्छा मृत्यु माँगी है, मेरे घर वालों को अगर ये पता चला तो हो सकता है कि उनको एक बहुत बड़ा आघात पहुँचे कि इस तरीके से कैसे हो सकता है, एक छोटी-सी डिमांड के लिए क्यों अपनी जान को दाँव पे लगा रहा है। लेकिन ये ज़िद नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है और हमारे क्षेत्र की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के लिए मैं हर चीज़ दाँव पे लगाने के लिए तैयार हूँ, पहले भी लगा चुका हूँ। और रही बात मेरी फैमिली की, क्या होगा उनके साथ, कैसे होगा, मुझे भी पता नहीं है कि मेरी बेटी को मैं क्या जवाब दे पाऊँगा या कुछ हो गया मेरे, तो वो क्या इमोशंस रखेगी, मेरे मम्मी-पापा क्या इमोशंस रखेंगे, मेरी वाइफ़ का क्या होगा, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये निश्चित है, 100% है, भूख हड़ताल करूँगा। इच्छा मृत्यु का अगर राष्ट्रपति महोदय उस पे लेटर लिखती है, तो मैं अपने आप का बलिदान भी दूँगा। अशोक जी, आपने अनशन की बात की है, तो ये अनशन आप कब करने जा रहे हैं? किस तरह का अनशन है ये? और इसका डिमांड तो शायद मुझे लगता है सीवरेज ही है, लेकिन क्या भविष्य मान के चल रहे हैं आप? देखिए रवि जी, इस क्षेत्र का पहला भूख हड़ताल होगी, अनशन होगा ये। जी। इस क्षेत्र का पहला इतिहास, अब तक का जो इतिहास है उसमें कभी भूख हड़ताल यहाँ पे नहीं हुई है, ये पहला होगा। और अगर इस भूख हड़ताल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा एक ही है, सीवरेज लाइन। किसी तरीके से सेकंड मुद्दा इसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीवरेज लाइन के लिए भूख हड़ताल करी जा रही है। और भूख हड़ताल का मतलब नो वाटर, नो फूड, 24 आवर्स इंटू 7 आपको मेरे ऊपर कैमरा दिखेगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, आप फेसबुक लाइव देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। अगर लोगों को लगता है या हमारे राजनीतिज्ञ लोगों को लग रहा है या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को लग रहा है तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप वो मत समझिए मुझे जो टॉयलेट में जाके कुछ खा के आ जाए या कहीं बाहर जाके पानी पी के आ जाए या कुछ उनके समर्थक कपड़ा लगा के और उसको वहाँ पे पानी पिला दे या कुछ पिला दे। इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। मेरी अपील है इस चैनल के माध्यम से, चाहे से हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं और या प्रशासनिक अधिकारी, उनसे अपील है, मेरा निश्चय दृढ़ है, नो वाटर, नो फूड, ओनली सीवरेज लाइन, वो भी वर्क ऑर्डर के साथ। उसी दिन मैं इससे उठूंगा, इससे पहले मैं नहीं उठूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश की जो सरकार है वो संवेदनशीलता का परिचय देगी। पिछले कई मसलों में जो राजस्थान सरकार है तो उसने संवेदनशीलता दिखाई है और क्षेत्रीय विधायक भी बहुत सक्रिय रहते हैं इस क्षेत्र को लेकर के। और कई पिछली 2-3 मीटिंग्स में उन्होंने सीवरेज की मांग को प्रमुखता से डिमांड भी की है, उन्होंने विधानसभा में भी मामला उठाया है। उनसे आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया?
देखिए मेरी उनसे बात होती रहती है, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी पॉजिटिव है इस चीज़ के लिए। जब 2024 के अंदर फर्स्ट विधानसभा सेशन चला, जी। उन्होंने इस मांग को उठाया क्योंकि इस क्षेत्र की जब वो इलेक्शन जब हो रहे थे तो इस क्षेत्र की सबकी डिमांड ये थी कि हमें सीवरेज लाइन चाहिए। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाया, फिर दोबारा सेकेंड बार टाइम की अगर हम बात करें तो उन्होंने वापस क्वेश्चन रखा इसको और लेटर भी लिखा, जावर सिंह खर्रा साहब को लेटर भी लिखा उन्होंने। उस लेटर के अंदर भी डिमांड करी, वार्ड नंबर 104 से लेकर 124 तक एक मुश्त बजट देने की उन्होंने डिमांड भी करी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब 2022-23 के अंदर जब कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस के पार्षद थे, कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, उस समय पे 2 डीपीआर भरी गई थी मैं दोस्तों। बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ अभी अगले सवाल में। आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, तो विधायक साहब से अगर मैं बात करूं तो विधायक साहब से ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, और मैं तो वो हूं, मेरी टीम तो वो है जिन्होंने विधानसभा जब इलेक्शन हो रहे थे तो माननीय विधायक कैलाश वर्मा जी के लिए मेहनत करी और लोगों तक उनकी आवाज को पहुंचाया। क्योंकि आज हम बहुत लकी हैं, हमारा क्षेत्र खुश नसीब है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक पढ़ा लिखा विधायक है, चीजों को समझता है, विधानसभा पटल पे, सरकार के सामने पटल पे हमारी समस्याओं को रख पा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर उनका भी साथ हमें मिल रहा है तो स्पीड डबल हो रही है। बस भूख हड़ताल का जो हमें निर्णय लेना पड़ा, जी। हम अब इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं जो 15-20 साल से हम इंतजार करें। अब इंतजार नहीं होता है, अब ये लड़ाई निर्णायक होगी, अंतिम होगी। इससे पहले जो अभी बात थी कि जो स्थानीय पार्षद हैं वार्ड 121 के सुभाष शर्मा जी, उन्होंने एक डीपीआर की बात की थी इससे पहले कि एक सीवरेज के लिए एक डीपीआर जारी हो चुकी है। तो क्या आप उस दिशा में कार्य क्यों नहीं हो पाया और अभी क्या स्थिति है, क्या लगता देखिए, घर घर हस्ताक्षर अभियान के दौरान मैंने काफी अधिकारियों से मिला भी और अधिकारियों से बात भी करी, तो हमें उसमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन अपने पार्षद महोदय का एक कमेंट पढ़ा हमने कि मैंने 600 करोड़ रुपए की मांग करी है और डीपीआर हमने भर दी गई थी, अब बजट नहीं है तो बजट सरकार नहीं दे रही है। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमें आज भूख हड़ताल तक हम क्यों पहुंचे। फिर होता है कि मैंने इच्छा मृत्यु क्यों मांग ली। अगर 2022-23 के अंदर जो कि है, मैंने खुद ने देखा है, 2022-23 के अंदर डीपीआर के लिए सर्वे हो गया, डिमांड हो गई, सब कुछ हो गया था। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि पार्षद जो थे कांग्रेस के थे, विधायिका कांग्रेस की थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, ऐसा क्या हुआ कि वो वहां पे अटक गई, क्योंकि चुनाव तो बाद में हुए। तो कहीं ना कहीं उस समय पे जो आज पार्षद महोदया जो बोल रहे हैं, आज साथ भी देते हैं इस अभियान में भी, कहीं जब मुझे जरूरत पड़ती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो अवेलेबल भी करवा देते हैं। लेकिन जब मैं उनके पास गया था 22-23 के अंदर, जब मैंने उनको बोला था महोदय साहब को कि अगर साहब नहीं हो रहा है तो हम धरने पे बैठते हैं, आप धरने पे बैठिए मेरे साथ, मैं सबसे आगे रहूंगा, आप एजे पार्षद यहाँ के होने के नाते आप हमारे साथ बैठिए धरने पे। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था क्योंकि सरकार मेरी। तो कहीं ना कहीं मंशा दिखाती है कि उस समय पे उस चीजों को दबाया गया, उस डीपीआर को दबाया गया, पब्लिकली वो नहीं आ पाई। अगर उसी समय पे पब्लिकली आ जाती, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% तो डीपीआर का काम हो चुका था, सिर्फ ऑर्डर पास होने थे, हम सब मिलके एक साथ होके एक आवाज उठाते उसी समय पे जो आज हम आवाज उठा रहे हैं, तो हो सकता था कि काम उसी टाइम पे हो जाता और इतिहास में एक नाम लिखा जाता, जिससे माननीय विधायक कैलाश वर्मा जी का इतिहास में नाम है कि बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो ये अपने बिसलपुर लाइन आई, वो उन्हीं की देन है। तो कांग्रेस के लिए भी एक पार्षद के लिए भी, विधायक के लिए भी, मुख्यमंत्री के लिए भी एक इतिहास में नाम होता कि सिवरेज लाइन वो लेके आए। लेकिन उस चीज को कहीं ना कहीं अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट देख के कि पार्टी को बुरा लगेगा, पार्टी के मैं खिलाफ क्यों जाऊं, ये सोच के उन्होंने उस मामले को दबाया। जब आज कांग्रेस सरकार नहीं है, उनकी विधायक नहीं है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, सोशल मीडिया पे डालना जिसका अब कोई औचित्य रहा नहीं। मैंने इसके जानकारी के लिए 2 RTR लगाई है, उसमें इंफॉर्मेशन शायद 2-3 दिन में आ जाएगी। उसकी जानकारी में ये मांगा है कि ये डीपीआर जब बन गई थी तो ये रुकी क्यों, उसका कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं जो चल रहे हैं, जो डीपीआर बनी 2022-23, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पार्षद महोदय को लेनी चाहिए और विधायक साहब जो गंगा देवी थी उनको लेनी चाहिए कि उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा डिले रहा और ये अटक गया।
अगर वो उस टाइम पे पब्लिकली अगर ये आ जाते, पब्लिकली कुछ बोल देते, तो पब्लिक एक हो जाती, पूरी आवाज को उठाती और डेफिनेटली हमारा काम उसी समय पे हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ रही है। ठीक है, थैंक यू। उन्होंने 2022-23 में दिया, कुछ कोशिश करी उन्होंने। आगरा रोड का जो आगरा रोड जो जयपुर ईस्ट है, यहाँ पे आगरा रोड के दूसरा साइड जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ एक डीपीआर ऑलरेडी जारी हो चुकी है, काम चल रहा है सीवरेज का। फिर आपको क्या लगता है कि गोने रोड क्षेत्र में ऐसा काम क्यों नहीं हो पाता? सर 2022-23 की एक मीडिया की कवरेज थी और साथ में एक न्यूज़ कवरेज भी थी प्रिंट मीडिया के अंदर। उसके अंदर क्लियरली मेंशन दिया हुआ था 2.78 का बजट पास कर दिया गया है और जल्दी 500 कॉलोनियों के अंदर सीवरेज लाइन का काम शुरू किया जाएगा। और उसी टाइम पे 2022-23 के अंदर हमारे गोने रोड के लिए भी भरी गई थी। लेकिन आप सोचिए, वो जो योजना है वो अमृत योजना पॉइंट 1 के उसमें अप्रूव्ड हुई थी। यहाँ पे सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। उस समय पे विधायक कौन थे? कांग्रेस के। उस समय पार्षद किसके थे? कांग्रेस के। आप सोचिए, अगर वो इतने कैपेबल थे, अगर नहीं मतलब श्योर हूं, क्योंकि आदर्श नगर के जो विधायक वो रियल में इतने कैपेबल थे कि अमृत योजना जो सेंट्रल से चलती है वहां से भी अप्रूव करवा लिया, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी थी। और आज यहाँ पे काम चल रहा है, बिल्कुल 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के रोड के इस साइड काम चल रहा है जो आदर्श नगर है, और इस साइड काम नहीं चल रहा। इससे क्लियर दिखता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनका कितना इंटरेस्ट है परमानेंट समस्याओं का समाधान करने में या हमें आश्वासन देने में। क्योंकि हमें, आपने सही बोला, इधर समाधान हुआ, हमें इधर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला और उस आश्वासन से अब हम परेशान हो गए, तो अब इच्छा मृत्यु और भूख हड़ताल। अशोक जी, आप एक चुनाव लड़ चुके हैं पार्षद का, तो क्या आप ये बात कहीं ना कहीं है कि क्या ये किसी तरह का पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, बिल्कुल मैं इलेक्शन लड़ा था और सेकंड नंबर पे मैं रहा था। अच्छा, लोगों ने साथ दिया था, पब्लिकली इतने जुड़े थे, मैं इतना एक्टिव नहीं था, तो फिर भी हम दूसरे नंबर पे रहे और बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारा। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में आपको बोल चुका हूँ और वापस मैं आपको बोल रहा हूँ कि चुनाव से रिलेटेड अगर बात आती है तो आप भूल जाइए। इस आंदोलन का या इस मुहिम का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जिस दिन हमारे पास सीवरेज लाइन का वर्क ऑर्डर आ जाएगा, उस दिन अशोक जांगड़ यहाँ से महीने भर के लिए गायब हो जाएगा और इतना बड़ा भव्य स्वागत करवा के जाएगा, अरेंज करेगा। जो कैलाश वर्मा जी, माननीय विधायक महोदय जो कैलाश वर्मा जी है, उन्होंने पूरे राजस्थान में आज तक किसी विधायक का इतना बड़ा स्वागत नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा वेलकम नहीं हुआ होगा। वो प्लान यहाँ पे करके जाऊंगा और इतना बड़ा स्वागत उनका होगा। बस ये काम हो जाए और ये मेरी गारंटी है। अगर मुझे कहीं लगता कि इसका क्रेडिट मुझे लेना है तो मैं यहीं पे रहता और यहीं पे बुलाता और यहीं पे करता। मैं उस दिन उस प्रोग्राम में नहीं रहूंगा और एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 दिन में बाहर रहूंगा। जो अनशन की बात आपने की है, ये कितने तारीख को और कहाँ आप करने जा रहे हैं? देखिए, ये 2 अक्टूबर को स्टार्ट करा जाएगा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और प्लस दशहरा है। एक तरफ तो गांधीवादी तरीके से अपनी डिमांड्स को पूरा कराने के लिए गांधी जी जाने जाते हैं और दूसरी तरफ दशहरा है जहाँ पे रावण को जलाया जाता है, बुराइयों को जलाया जाता है। तो दोनों बहुत स्पेशल मोमेंट है। अब हम किस तरीके से आगे जाएंगे ये देखेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, 2 अक्टूबर हमने चयन इसलिए किया है कि गांधी जयंती प्लस दशहरा है और 2 अक्टूबर एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे। क्योंकि बीजेपी एक पखवाड़ा सेलिब्रेशन करने जा रही है, एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो डेफिनेटली 2 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए भी और हमारे क्षेत्र के भी लिए भी। और ये जगह होगी, अभी एग्जैक्टली मैं जगह नहीं बता सकता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये गांधी स्कूल के आसपास रहेगी या फिर राधा कृष्ण मंदिर के आसपास रहेगा, दोनों में से एक लोकेशन रहेगी। तो लगभग 1 लाख हस्ताक्षर और तकरीबन 5,000 लेटर्स अशोक जी अब तक भेज चुके हैं, अशोक जी और उनकी टीम, जो कि लगातार पिछले 3 महीने से इस दिशा में काम कर रही है कि गोने रोड क्षेत्र को, बगरू विधानसभा क्षेत्र का जो जयपुर ईस्ट एरिया लगता है, इस एरिया को सीवरेज की सौगात मिल सके। इसके लिए अशोक जी और उनकी टीम लगातार रूप से सीएमओ, पीएमओ, विधायक और सांसद सभी कार्यालयों में लेटर्स भेज चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब सीवरेज की डिमांड कहां से पूरी होती है और अशोक जी को किस तरह का आश्वासन मिलता है
हालांकि हम किसी भी तरह की इच्छा मृत्यु या किसी भी तरह के नेगेटिव साइड अटेम्प्ट के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी एक युवा जो कि समाज का हित सोचता है, आम जन का हित सोचता है, उसमें ये देखना दिलचस्प होगा और ये बताएगा कि सरकार कितनी संवेदनशील है, प्रशासन इस क्षेत्र को लेकर कितना गंभीर है। अशोक जी, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। आपने समय दिया और आपने हमारी क्षेत्र की आवाज़ रखी। इस अभियान को आप स्टार्टिंग से कवर करते आ रहे हैं। अगर ये सफल होता है तो मैं आज ही ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये सफल होता है मीडिया के हिसाब से पहला क्रेडिट, पहला नहीं पहला और लास्ट क्रेडिट मीडिया ने इसको जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र की आवाज़ को इस तरीके से रखा है, इस अभियान को इस तरीके से रखा है जिसकी आवाज़ सरकार तक भी पहुंची है। बहुत न्यूज चैनलों को मैंने ट्राई किया, बहुत कोशिश करी, कहीं पे भी किसी ने भी इसकी आवाज़ को उठाना मुनासिब नहीं समझा। धन्यवाद आपका रवि जी। थैंक यू अशोक जी। हम क्रेडिट की बात नहीं करते, हम क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं कि हम विश्वसनीयता में आगे रहें और जो लोग हैं उनको उनकी बात रखने का मौका मिले, इसीलिए हमने इस मंच को खड़ा किया। मैं कह सकता हूँ कि अगर ये अभियान अब तक चला है, जिंदा है, तो तिनका जो है वो आप है। थैंक यू वेरी आप मच। क्रेडिट की बात करें या क्रेडिबिलिटी की बात करें, दोनों ही चीज़ जरूरी है। और जो आपने किया है, मैं हजारों लोगों के सामने बोल सकता हूँ, लाखों लोगों के सामने बोल सकता हूँ, आपने निस्वार्थ होकर इस आवाज़ को पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।